और अब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। मतलब अब आगे केवल 2 फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। अब तक की थोड़ा बोरिंग था, थ्योरी था, बट अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 फ्लो चार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर करवा दूंगा। तो आज हम फर्स्ट फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं, तो वो है कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ कंपोनेंट लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो एनी आइडिया? बाय डेफिनेशन इसके 2 मेन पार्ट होंगे, बताइए कौन कौन से? बाय डेफिनेशन देयर आर 2 मेजर पार्ट्स। डेफिनेशन क्या होती है गवर्नमेंट बजट की? इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो बाय डेफिनेशन हम इसके 2 पार्ट करेंगे। एक बजट, बताइए। यस, बजट। पहले हम बजट क्या ले लेंगे? रिसीट्स। बजट रिसीट्स ले लेते हैं। और दूसरा क्या आ जाएगा? बजट एक्सपेंडिचर। यस, बजट एक्सपेंडिचर। नाउ अब जो बजट रिसीट्स है वो जो है वो फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। एनी आइडिया? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। तो आज हमारा जो क्लास है वो बेसिकली इसी पे डिपेंड रहेगी। आज हम बजट रिसीट्स करेंगे। तो इसके अंदर 2 पार्ट करेंगे हम। सबसे पहला क्या होता है? रेवेन्यू। और सेकंड क्या होता है? कैपिटल। अब अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट जो है वो जो कैपिटल रिसीट्स है वो भी फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। एनी आइडिया? they be further classified in 2 parts. One is tax और second is one is non-tax. बिल्कुल। अब टैक्स जो है वो भी फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड होता है टैक्स। देखो, सबसे पहले आता है रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। सेकंड जो आता है वो वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स। और थर्ड आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ब्रॉडली हम कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। तो एक बार तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। और इसके आगे अगर आप देखोगे तो जो कैपिटल रिसीट्स है वो भी क्या होगी? फर्दर क्लासिफाइड होगी। तो जो फर्दर क्लासिफाइड होगी वो कौन सी होगी? कि 2 पार्ट होंगे बेसिकली। फर्स्ट इज, बताओ, रिकवरी ऑफ लोन्स। 3 पार्ट होंगे इसके। और इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होंगे। नॉन टैक्स को भी अगर बेटर समझना हो तो इसके भी 2 पार्ट करेंगे। एक क्या होगा? बोलो। कमर्शियल रेवेन्यू। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। तो कमर्शियल रेवेन्यू होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, ये 2 पार्ट होते हैं। और इसमें जो 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहला रिकवरी ऑफ लोन, देन उसके बाद में बोरोइंग्स, और उसके बाद अदर रिसीट्स। अब बोरोइंग भी फर्दर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। एक जो बोरोइंग होती है वो आरबीआई से होती है। एक जो बोरोइंग होती है वो आरओडब्ल्यू से होती है। और एक जो होती है वो पब्लिक से, पब्लिक बोरोइंग। चलो अब पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट बना दिया। सबसे पहले चलते हैं कि गवर्नमेंट बजट आ गया। अब बजट रिसीट्स पे चलते हैं हम। व्हाट इज बजट रिसीट्स? बजट रिसीट्स क्या होती है? एनी आइडिया, एनीवन? बाय नेम इज क्लियर। बजट रिसीट मतलब इट रेफर्स टू
ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम इन द गवर्नमेंट बजट। तो बजट रिसीट्स मतलब इट रेफर टू ऑल द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। और जैसे हमने अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाया था मैंने कि गवर्नमेंट की जो पैसा कहाँ से आता है उसको हमने एक पाई चार्ट से देखा था। तो वो जो सारे सोर्सेज होते हैं ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बजट रिसीट्स। पाई चार्ट देखा था आपने, जहां जहां से पैसा आता है उसी को हमने आगे फिर क्लासिफाइड कर दिया सारा कंप्लीट, तो ये कंपोनेंट होता है। तो बजट रिसीट्स की डेफिनेशन क्लियर है। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो देखिए रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ लेते हैं पहले हम। बच्चे रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ रेवेन्यू रिसीट्स का क्या मतलब है, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दो चीज़ें होती है, एक होती है एसेट्स और एक होती है लाइबिलिटी। ठीक है, अब क्या होता है एसेट्स और लाइबिलिटी, किसी को आइडिया है? जैसे नॉन कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है, तो नॉन कॉमर्स वाले बताओ एसेट्स लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो सर जो आपको रीपे करना होता है। बिल्कुल करेक्ट। और एसेट्स एसेट जो आप ओन करते हो, जैसे घर हो गया या गाड़ी हो गई। हाँ, या हम कह सकते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, तो एसेट्स जो हमारी होती है बेसिकली वो होती है कि जिससे हमारी इनकम जनरेट होती है ना। और जो लाइबिलिटीज होती है वो हमारे ऑब्लिगेशंस होते हैं। अब बच्चे रेवेन्यू रिसीट्स को समझने के लिए आपको ये देखना है कि इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स लाइबिलिटी और एसेट्स बोथ आर रिमेन द कांस्टेंट। इन द रेवेन्यू रिसीट्स आपकी लाइबिलिटी और एसेट्स, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी और एसेट्स है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको समझने के लिए देखो कि रेवेन्यू रिसीट्स मतलब इट रेफर टू ऑल दोज receipts which neither create liability or no reduction in assets। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, अब नॉर्मली जब पैसा आता है तो या तो क्या होगा, आप कोई एसेट्स बेचोगे, गवर्नमेंट कोई एसेट्स बेचे, बट नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, उनको कुछ नहीं बेचना पड़ता, फिर भी उसके पास पैसा आ रहा है। और या फिर आपने कोई लोन लिया हो तो उससे पैसा आ रहा है और बाद में आपको पे करना पड़ा तो आपकी लाइबिलिटी, बट ऐसा भी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ना उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना उसके ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहे हैं, और ना ही उसकी एसेट्स क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से वन साइडेड पेमेंट आ रहा है। अब इसको याद रखने का तरीका है कि ऐसा कौन सा पेमेंट है गवर्नमेंट का जो मेजरली जिससे गवर्नमेंट की ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना एसेट्स कम हो रही है, तो बताओ कौन सा है। अभी आपने उसमें पाई चार्ट में भी देखा था कि टैक्स, मेजरली जो टैक्स है गवर्नमेंट के, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम ड्यूटीज हो, कुछ भी टैक्स ले लो आप, जैसे आपने देखा ये सारे जो टैक्स होते हैं वो बेसिकली इसका क्लासिकल एग्जाम्पल होते हैं। तो कई बार अगर आपको डेफिनेशन में कंफ्यूजन हो तो उसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर दो। तो अगर अब हम इसको उल्टा पढ़ें कि रेवेन्यू रिसीट्स का एग्जाम्पल है टैक्स, तो वाई द टैक्स इज एग्जाम्पल फॉर द रेवेन्यू रिसीट्स, because tax is a kind of payment where neither create liability for the government or no reduction in the assets। तो ऐसे भी आप एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है, दोनों तरीके से समझ सकते हैं आप। एग्जाम्पल से भी आप इसको लिंक करके समझ सकते हैं और वैसे बेसिक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नो रिडक्शन इन एसेट्स। बिल्कुल पैसा आ रहा है तो आता है तो लाइबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए और एसेट्स कम, बट दोनों में ही चेंज नहीं आता। तो दिस इज द डेफिनेशन, और फिर उसको एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर दो कि ऐसा कौन सा गवर्नमेंट का इनकम सोर्सेज है जो मेनली है जिससे उसकी लाइबिलिटी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्लासिकल एग्जाम्पल है टैक्स, और टैक्स ऐसा नहीं होता है, तो उससे फिर आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. अब उसके बाद चलते हैं हम टैक्स वाले पार्ट। टैक्स वाला पार्ट कर लेते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। अब टैक्स क्या होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं, टोल टैक्स। तो ये जो टैक्स होते हैं वो एक पब्लिक गवर्नमेंट को देती है और ये वन साइडेड होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए टैक्स की डेफिनेशन आ गई। अब हम चलते हैं टैक्स के टाइप। तो सबसे पहला आता है रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये नेचर बता रहा है बेसिकली। तो रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव बाय नेचर टैक्स क्या होते हैं? रिग्रेसिव टैक्स मतलब द रेट ऑफ टैक्स
क्या रहेगा, क्या होता है, इंक्रीज एट ए, मतलब वाइस वर्सा होता है बेसिकली। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, या तो ऐसे बोल सकते हैं आप, एज इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टैक्स की रेट क्या रहे, सेम, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स इट मीन्स एज योर इनकम इंक्रीजेज रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो दोनों ही डेफिनेशन सही है कि रेट ऑफ टैक्स रिमेन द सेम एज इनकम इंक्रीजेज डिक्रीजेज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, इंक्रीजेज एज इनकम डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब रिग्रेसिव ये इसलिए कहते हैं हम इसको बिकॉज इसका बर्डन पुअर पे ज्यादा होगा और रिच पे कम होगा। यस और नो, क्लियर है? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिग्रेसिव। तो रिग्रेसिव टैक्स क्यों होगा ये, बिकॉज बर्डन ऑफ टैक्स क्या होगा, पुअर पे ज्यादा होगा और रिच पे क्या होगा, कम होगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब उल्टा कर दो कि द रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, इंक्रीज एट ए इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज एट ए डिक्रीजिंग। एक बार आप लोग यहां तक पढ़िए थ्योरी। देखो सबसे पहले फ्लोचार्ट दे रखा है, रिसीट्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन पढ़िए, रेवेन्यू रिसीट्स यहां तक पढ़िए। तो देखिए रिसीट्स क्या होती है, बजट रिसीट्स रेफर टू द एस्टिमेशन मनी रिसीट्स, एस्टिमेटेड मनी रिसीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, ये हो गया। देन रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन दे रखी है, दीज आर दोज रिसीट्स दैट नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटीज नो रिडक्शन इन एसेट्स, जो मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके ये पूरे कंपोनेंट दे रखे हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में तीनों टैक्स दे रखे हैं, नॉन टैक्स के अंदर कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, जो फिर हम आगे डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टैक्स, व्हाट इज टैक्स, ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अभी प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दे रखा है यहां तक पढ़ लीजिए आप। अब बच्चे नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स। वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, वैल्यू एडिशन टैक्स तो देखो आपको समझना बहुत ईजी होगा अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड आ गया। वैल्यू एडिशन मेथड अगर आपने समझ लिया तो वैल्यू एडेड टैक्स बहुत ईजी होता है, क्योंकि वैल्यू एडिशन क्या होता है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी। तो वैल्यू एडिशन आपने बहुत ऐसे समझा है। तो जो प्रोड्यूसर अपना कंट्रीब्यूशन करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी, उस कंट्रीब्यूशन पे जो टैक्स लगता है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। तो जो जितना वैल्यू एडेड करेगा उस पर उतना टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स ऑन द वैल्यू एडिशन इज नोन एज द वैल्यू एडेड टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स जैसे आपने कभी कोई कुरियर करवाया, ट्रांसपोर्ट करवाते हो, तो डिस्टेंस और वेट के हिसाब से आपका जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक टैक्स। तो ये बेसिक आइडिया लेना है आपको। देन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है जब आप स्कैनर देखोगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वैसे बहुत इजी है, हमने पहले भी कवर कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में, बट फिर भी इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट टू द अनदर पर्सन, या हम ये कह सकते हैं कि द टैक्स विच इज इम्पोज्ड वन पर्सन एंड पेड बाय द सेम वन। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा तो कौन पे करेगा, मेरे को ही पे करना है। तो दिस इज कॉल्ड द इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, जो जिसका बर्डन हम दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, जो जिस पे लगेगा वो इसको पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्ट टू द अनदर पर्सन, या वी कैन से टैक्स इम्पोज्ड वन पर्सन एंड पेड बाय द अनदर। से फॉर एग्जांपल आप जैसे मैकडी गए तो वहाँ आपने बर्गर या पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो उस पर जो जीएसटी सीएसटी जो लगता है वो जो सारा टैक्स है वो क्या है, लगा किस पे, प्रोड्यूसर पे, बट पे आपको करना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स। द टैक्स बर्डन जो है वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है। तो वो टैक्स, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीदते हो तो उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। इसका मतलब आप वो टैक्स लगा प्रोड्यूसर पे था, पे आपको करना पड़ रहा है। वो सारा एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। अब इसका पूरा नोट्स के अंदर देखो डिफरेंस सब कुछ दे रखा है। तो पहले तो आप ये पढ़ लो, वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ। उसके बाद में फिर डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन यहाँ तक पढ़िए, मैंने आपको मीनिंग बता दी, एग्जाम्पल बता दी। इनडायरेक्ट टैक्स अब हमारे कंट्री में जो है वो जीएसटी हो गया है, बहुत सारे टैक्स को मिला के अब जीएसटी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वैल्यू एडेड और जीएसटी में क्या फ़र्क है बताओ। देखो पहले सेल्स टैक्स होता था, फिर सेल्स टैक्स का इंप्रूवमेंट क्या आया, वैल्यू एडिशन। ये पता होना चाहिए आपको, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो सेल्स टैक्स का इंप्रूवमेंट क्या था, वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन का इंप्रूवमेंट क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स का इंप्रूवमेंट क्या है, जीएसटी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या रिलेशन होता है। नाउ अब
इसका एग्जाम्पल, और ये नोट देखिए, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया ऑल इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू द सिंगल टैक्स कॉल्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी वाला जो टॉपिक है वो एक तो हमारा गवर्नमेंट बजट में आता है, और एक जीएसटी हमने कहाँ पढ़ा है, एनी आइडिया? तो जीएसटी आईडी में भी पढ़ा है, तो ये कहीं से भी आ सकता है, डेफिनेट क्वेश्चन आएगा जीएसटी का। तो जीएसटी वहाँ डिटेल में पढ़ा है अपने, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी पढ़ा है वहाँ आईडी के अंदर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको, जीएसटी का मीनिंग, उसके डिफरेंट स्लैब्स पढ़ते हैं, मेरिट डिमेरिट सब कुछ, एक शॉर्ट नोट्स वहाँ तैयार करते हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जीएसटी पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जीएसटी के बारे में दे रखा है, व्हेन वाज इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी, उसके क्या स्लैब्स है और क्या उसके मेरिट डिमेरिट सब हम आईडी में पढ़ते हैं। देन उसके बाद अब इसका डिफरेंस पढ़िए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंस में कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग। तो मीनिंग तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें तो आई होप क्लियर हो जाएगा। शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, ये भी हम मीनिंग के साथ ही हम कर लिया है, तो ये दोनों पॉइंट हमने कर चुके हैं। देन स्कोप, स्कोप वाला पॉइंट नया है, तो स्कोप का मतलब होता है कि उसका एप्लीकेशन। तो देखिए ज़्यादा एप्लीकेशन किसका है बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स का है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, और उस पर क्या होता है कि हर कोई कंज्यूमर क्या करता है, वो गुड्स कंज्यूम करता है, तो सबको पे करना पड़ता है। और इनकम टैक्स तो केवल किस पे लगेगा, जिसकी इनकम एक पर्टिकुलर स्लैब में होगी, पर्टिकुलर वो उसमें होगी उस पर, तो इसलिए स्कोप ज़्यादा किसका है, इनडायरेक्ट टैक्स का। इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस, अब आप देखा इनकम टैक्स का मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट प्राइस का जो फर्क पड़ता है वो जीएसटी का, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो अगर जीएसटी बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी और कम होगी, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस पे जो इम्पैक्ट आता है वो जीएसटी का, इनडायरेक्ट टैक्स का आता है, जबकि इनकम टैक्स का नहीं आता है। देन उसके बाद फिर दे रखा है एग्जाम्पल, जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, और आप तो एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट में जीएसटी। देन इम्पोजिशन, दिस टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम एंड वेल्थ पीपल, और ये किस पे होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप क्लियर है पॉइंट्स, डिफरेंस वाले पॉइंट्स बहुत इजी है। Yes, sir. ना अब आ जाइए बच्चे नॉन टैक्स रिसीट्स। तो देखिए नॉन टैक्स रिसीट्स वाला पॉइंट भी अभी हम करेंगे, ताकि एक पार्ट पूरा हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में आपकी बुक में तो इसको फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर रखा है, बट मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, समझने के लिए। तो देखिए नॉन टैक्स जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट, वन इज कमर्शियल रेवेन्यू एंड सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव। अब इसको मैंने फर्दर क्लासिफाइड इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट के रोल है वो हमने पढ़ा है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, कि गवर्नमेंट जो इंडिया के अंदर उसके देयर आर 3 रोल्स मैक्सिमम। वन इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर करती है, सेकंड प्रोड्यूसर है, और कंज्यूमर भी है। तो यहाँ जो गवर्नमेंट के हम 2 रोल प्ले कर रहे हैं, ये वाला तो प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेलफेयर। इसका मतलब गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करती है, जैसे रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन राजस्थान है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है, और जब प्रोडक्शन करती है तो उसमें सब में तो नुकसान होता नहीं है ना, सब में लॉस होता नहीं है, तो कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट भी होता है, तो वो इनकम होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट को किसी भी सेक्टर में, किसी भी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसको प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट की इनकम हुई, और जब वो गवर्नमेंट की इनकम हुई तो क्या उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी एसेट्स पे फर्क पड़ा? नो, बिकॉज गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट हुआ उस पर उसकी लायबिलिटी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसकी एक इनकम है, अर्नड इनकम है। तो दैट्स वाई दिस इज इंक्लूड इन द रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में वही तो आता है जिससे नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नो रिडक्शन इन एसेट्स। तो जो कमर्शियल रेवेन्यू होता है वो होता है प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होता है उससे लायबिलिटी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ना तो आपको उसको रिपेमेंट करना है, ना आप कुछ बेच रहे हो, तो आपकी अर्नड इनकम है। दैट्स वाई दिस इज इंक्लूड इन द नॉन टैक्स और रेवेन्यू रिसीट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर ये सारा मेंटेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिना हेलमेट लगाए हुए गए और आपका चालान हो गया, तो अब वो जो चालान हुआ वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई, ठीक है। कोई आपको लाइसेंस लेना है, आपको अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, या कोई अदर लाइसेंस लेना है, आपको किसी भी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस कंपलसरी कर रखे हैं, तो वो जो लाइसेंस लेना होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दिवाली के टाइम में जो क्रैकर्स होते हैं उनका अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जो लाइसेंस होता है, जो लिकर शॉप होती है, जो वाइन शॉप होती है, उनके लिए लाइसेंस। तो ऐसे बहुत सारी एरियाज जैसा गवर्नमेंट ने लाइसेंस कंपलसरी कर रखा है, तो वो लाइसेंस के लिए फ़ी देनी पड़ती है।
कई बार गवर्नमेंट आपके पेनल्टी फाइन लगा देती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू होते हैं। तो देखो कौन कौन से आते हैं इसमें। कमर्शियल रेवेन्यू के बारे में बता रखा है जो मैंने आपको बता दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर जैसे फीस है, फी का मैंने आपको बता दिया कि फी कब लगती है, कोई भी आप लाइसेंस लोगे तो उसके बदले में आपको फी देनी पड़ेगी। फाइन एंड पेनल्टी जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने बिना हेलमेट के, वो आ गया। फिर आ गया 4 फीचर्स। ये 4 फीचर्स क्या होता है? देखो बेसिकली 4 फीट का मतलब ये होता है कि जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड है। जैसे कोई कंपनी, क्या होता है, शेयर मार्केट कंपनी होती है शेयर मार्केट में और वो इनसाइड ट्रेडिंग कर लेती है। मतलब जैसे मान लो मेरी कंपनी है और आप शेयर होल्डर्स हैं, तो मैंने क्या कहा, आपको बता दिया, आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, बट मेरे सपोज आप फैमिली मेम्बर या रिलेटिव्स हैं आप मेरे, और बाकी लोग क्या है, कॉमन जो है वो शेयर होल्डर्स है। तो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि मैं ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव जाएगा और उसके वजह से लोग शेयर को खरीदेंगे और प्राइस बढ़ेगी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग खरीद के बैठ जाओ और मैं अनाउंसमेंट करूंगा, उसके बाद में प्राइस बढ़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन कर दी और बाद में आप लोगों ने खरीद लिया, मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, प्राइस बढ़ी, आपने पहले से खरीद के बैठ गए, बाकी लोगों ने खरीदा कि यार इसको प्राइस बढ़ रही है, खरीदो। फिर क्या हुआ, अचानक मैं आपको बोल देता हूँ पहले ही कि अब आप लोग बेच दीजिए क्योंकि अब शेयर की प्राइस घटेगी, क्योंकि अब एक सेकंड अनाउंसमेंट आएगा जो नेगेटिव है या कुछ भी रीजन से। तो अब आपने बेच दिया, तो आपने जैसे ही बेचा एक पॉइंट पे, अचानक शेयर की प्राइस डिक्रीज होने लग गई और जो कॉमन मैन है उसको नुकसान हो गया, क्योंकि वो एक्सेल जो इंक्रीज हुआ था वो ओरिजिनल नहीं था, वो रिलायबल नहीं था, वो एक ऑथेंटिक नहीं था, क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया था आपने। तो इस पे इनसाइड ट्रेडिंग बोलते हैं। उस पर तो बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी है, अगर आपने देखा होगा तो बाजार एक मूवी है, एक अर्शन मेहता का था, एक अभी और कौन सी आई थी अभी, और भी बहुत मूवीज़ पे बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई है इस पे इनसाइड ट्रेडिंग पे। तो ये जो इनसाइड ट्रेडिंग होती है तो इसमें क्या होता है, इलीगल होता है ये, और इसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स उनको लॉस हो जाता है। तो फिर इस पे गवर्नमेंट, वो जाके कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट आती है, फिर उसकी जांच करती है। अगर वो इनसाइड ट्रेडिंग होगी तो जो सारे शेयर्स हैं जिन्होंने मैनिपुलेट किया उनको फोरफिट, मतलब वो अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है, क्योंकि वो इलीगल है तो उनका बेनिफिट फिर गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। तो एक तरीके से पेनल्टी का ही टाइप की एक पेनल्टी लगा दी आप पे, क्योंकि आपने इलीगल एक्टिविटीज़ को मेंटेन किया है। तो वो गवर्नमेंट की एक इनकम सोर्सेज होती है। देन एनसीड्स, मतलब एसिड्स जो होती है वो क्या होती है बेसिकली कि जैसे कोई विदाउट विल, कोई लोग क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं, या उनका कोई वारिस नहीं होता या उनका कोई प्रोप्राइटर नहीं होता, तो वो उस टाइम में फिर क्या हो जाता है, वो गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। और ग्रांट्स एंड डोनेशन, ये तो क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है जो गवर्नमेंट की, इससे भी लाइबिलिटी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बाहर की कंट्रीज, अगर मान लो इंडिया को कोई डोनेशन आती है, कोई ग्रांट्स आती है, तो उसमें भी गवर्नमेंट की इनकम होती है और उससे लाइबिलिटी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ गए। तो ये पूरा एक टॉपिक आ गया नॉन टैक्स रिसीट्स का, ये पूरा कंप्लीट है, जिसके अंदर कमर्शियल रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू और उसके अंदर डिफरेंट। तो एक बार रीडिंग लगा लीजिए आप। तो इस तरीके से आज हमने बजट रिसीट्स का मीनिंग कर लिया, रेवेन्यू रिसीट्स कर लिया, रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स, नॉन टैक्स, उनके कंपोनेंट, ये पूरा पार्ट कर लिया। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिसीट्स। नाउ कैपिटल रिसीट्स में अगेन हम बात करेंगे कि देयर आर एक होता है एसेट्स और यहाँ भी क्या होती है, लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटी, देखिए यहाँ भी एसेट्स और लाइबिलिटी था, यहाँ भी एसेट्स लाइबिलिटी होती है। यहाँ क्या डिस्कस किया था हमने कि रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नो रिडक्शन इन एसेट्स। इट मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स में गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है बट उससे ना तो लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना एसेट्स कम हो रही है। यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे, दीज आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब पैसा तो आ रहा है, बट पैसा आ रहा है तो या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी मतलब यू हैव टू पे इन द फ्यूचर, लाइक जैसे लोन है, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी लोन होती है कि आपने लोन लिया तो उसको आपको रिपे करना पड़ता है। तो एक एग्जांपल जैसे हमने दिया लोन। और एसेट्स क्या होगा, क्रिएट, सॉरी एसेट्स होगी रिड्यूस, इसका मतलब आपने कुछ सेल आउट किया है, कुछ बेचा है, तो उसकी वजह से आपकी एसेट्स डाउन हुई और पैसा आपके पास आया है। तो इसकी डेफिनेशन हम एसेट्स लाइबिलिटी से बनाएंगे। तो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स।
तो मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा पैसा जिसकी वजह से या तो पैसा तो आ रहा है बट या तो लाइबिलिटी, जैसे आपको मैंने वो एक पाई डायग्राम दिखाया था कि रुपीज़ कम फ्रॉम और एक्सपेंडिचर वाला, उसमें आपने देखा था कि जो पैसा आ रहा है उसका शायद 34% कितना परसेंट था एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, आपने देखा होगा कि उसमें बोरोइंग्स था। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप बोरोइंग से पैसा ले रहे हो तो पैसा तो आ रहा है बट वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, तो वो आपके लिए क्या होगा, कैपिटल रिसीट्स होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, और दूसरा होता है बोरोइंग, और तीसरा होता है अदर रिसीट्स, या है ना, ये अदर देन लाइबिलिटी, सॉरी अदर देन बोरोइंग जो रिसीट्स होती है। तो देखिए रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजस्थान गवर्नमेंट को लोन दिया, तो लोन देना क्या होती है, एसेट्स क्रिएट होना है। किसी को लोन देते हो तो वो आपकी एसेट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर पे आपने एक जो फ्लोर है वो किसी को आपने दे दिया, तो वो आपकी क्या है, एसेट्स है, क्योंकि आपको रेंट मिलेगा। सेम वैसे आपका कैपिटल होता है, उस कैपिटल को आप किसी को अगर लोन पे देते हो तो आपको हर महीने क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका मतलब किसी को लोन देना क्या है, एसेट्स, बट उस लोन को रिकवर कर लो तो वो क्या हो जाएगा, अगर आपने उस लोन को ले लिया तो पैसा तो आ गया आपके पास, बट वो हमेशा के लिए आपकी एसेट्स रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपका जो हर महीने इंटरेस्ट आ रहा था, जैसे आपका रेंट आता है वैसे आपका इंटरेस्ट आ रहा था, वो क्या हो गया, अब नहीं आएगा। इसका मतलब आपकी एसेट्स क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो रिकवरी ऑफ लोन किस में माना जाएगा, डिक्रीज इन एसेट्स। उससे पैसा तो आता है बट फिर आपके लिए क्या हो जाता है, हमेशा के लिए इंटरेस्ट आना, उस पर जो रेगुलर इनकम आती है वो आना बंद हो जाती है ना। अब आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के 3 पार्ट होते हैं। देखो गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो एक आरबीआई से करती है, जिसको हम आगे पढ़ते हैं डेफिसिट फाइनेंस भी पढ़ते हैं। जैसे हमने फिजिकल पॉलिसी में पढ़ा था कि आरबीआई, दोनों बोरोइंग पढ़ी थी हमने, फिजिकल पॉलिसी जो उसमें 9 चैप्टर में पढ़ी थी फिजिकल पॉलिसी, उसके अंदर उसके कंपोनेंट में टैक्स भी पढ़ा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी पढ़ा था, बोरोइंग्स भी, दोनों वो सारा है। फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी तो होता है, वो बजटरी पॉलिसी तो होती है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो जो आरबीआई से गवर्नमेंट लोन लेती है उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो वो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकता है, एक आरओडब्ल्यू से ले सकता है जो एक्सटर्नल बोरोइंग हमने बीओपी में पढ़ा है, और एक कहाँ ले सकता है, पब्लिक से लोन ले सकता है। जैसे पब्लिक से लोन भी बहुत सारी बार गवर्नमेंट लेता है, तो इसका मतलब 3 जगह से वो लोन ले सकता है। अब गवर्नमेंट कहीं से भी लोन लो, कहीं ना कहीं वो उसकी क्या है, लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। इट मीन्स गवर्नमेंट को प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज द इंटरेस्ट अमाउंट दोनों पे करना पड़ेगा। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, आप लोन तो ले रहे हो, पैसा तो आ रहा है, बट वो आपको विथ इंटरेस्ट वापस पे करना पड़ेगा, चाहे वो आरबीआई से लीजिए, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, चाहे पब्लिक से। वो आपके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट करती है। तो इसके अंदर आ जाएगा कि पैसा आया बट लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है और, मतलब अदर लाइबिलिटी या अदर रिसीट्स, सॉरी। तो अदर रिसीट्स के अंदर क्या आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट, जो आपने पढ़ा है ना एलपीजी के अंदर, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेज को सेल कर देती है। तो उसको सेल करने से उसके पास पैसा आ रहा है बट कहीं ना कहीं उसकी लाइबिलिटीज जो सॉरी एसेट्स है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट किसी को सेल आउट कर दिया, जैसे हम किसी बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं कि राजस्थान में पहले एक राजस्थान बैंक होता था जो गवर्नमेंट का बैंक था, उसको उसने बेचा गवर्नमेंट ने और आईसीआईसी को बेच दिया। तो अब वो बेचा तब उसको पैसा तो आया बट उसकी हमेशा के लिए राजस्थान बैंक की जो एसेट्स थी वो सारी की सारी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एयर इंडिया था उसको सेल आउट कर दिया टाटा को। तो अब उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा तो आया बट उससे क्या होता है कि उसकी एसेट्स रिड्यूस हो जाती है। तो उसको बोलते हैं अदर रिसीट्स, जिसमें स्पेशली डिसइन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आता है। तो अब इन तीनों को आप नोट से पढ़ लीजिए। देखिए ये आ गया, पहले तो मीनिंग आ गया, कैपिटल रिसीट्स इट्स आइदर
कैपिटल रिसीट्स दैट रिसीट्स which either create a liability or reduction in assets, ये मैंने बता दिया। फिर इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग और अदर रिसीट्स। इन तीनों के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है, ये पढ़ लीजिए पूरा, रीड आउट। अब एक क्वेश्चन सेपरेट बनता है और वो बनता है डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जस्ट रीड आउट। देखिए वैसे इसका सब कुछ पॉइंट आपको वैसे समझ में आ गया होंगे। अगर मीनिंग समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो देखिए सबसे पहले मीनिंग की भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही लिया। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, जिसमें लायबिलिटी एसेट्स, दो तरीके से आप मीनिंग याद रख सकते हैं, एक लायबिलिटी एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लो। जैसे रेवेन्यू रिसीट्स में आप टैक्स का एग्जाम्पल याद रख लो तो फिर आप आराम से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि टैक्स गवर्नमेंट का ऐसा रेवेन्यू है जिससे कहीं ना कहीं क्या होगा, पैसा आएगा बट गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी क्रिएट होगी ना एसेट्स कम होगी। और कैपिटल रिसीट्स में जैसे आपने बोरोइंग का एग्जाम्पल ले लिया कि बोरोइंग एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पैसा तो आएगा बट आपकी लायबिलिटीज़ क्या होगी, बढ़ेगी, और उसमें एसेट्स क्या होती है, कम होती है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से भी आप मीनिंग बना सकते हो और आप उसमें लायबिलिटी एसेट्स से बना सकते हो। फिर आता है नेचर। रेवेन्यू रिसीट्स आर रेगुलर एंड रिकरिंग। रेवेन्यू रिसीट्स होती है टैक्स, नॉन टैक्स, ये क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं, मतलब डेली बेसिस पे और फ्रिक्वेंटली अकरिंग होते हैं नेचर। और जो कैपिटल रिसीट्स होती है जैसे हमने लोन लिया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, रिकवरी किया, तो ये तो ईयर्स में ट्वाइस या फिर वन टाइम या इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, मैक्सिमम थ्राइस, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कभी कभी होता है ईयर में, तो इसलिए नॉन रिकरिंग होता है। इफेक्ट ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटी वो हम देख ही चुके हैं, बाय डेफिनेशन में भी आ चुका है कि रेवेन्यू रिसीट्स में जो लायबिलिटी एसेट्स दोनों ही सेम रहती है और इसके अंदर क्या होता है, लायबिलिटीज बढ़ती है और एसेट्स कम होती है। मतलब इस पे इफेक्ट होगा, इस पे इफेक्ट नहीं होगा। देन ऑब्लिगेशंस, तो रेवेन्यू रिसीट्स में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट का ऐसा पैसा है जो ना तो कोई पैसा तो आ रहा है, ना आपकी लायबिलिटी क्रिएट करा, ना एसेट्स कम, तो ये तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं, इसमें तो वन साइडेड पेमेंट है सारा। और यहाँ तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर में क्या होता है, ऑब्लिगेशंस होते ही होते हैं। देन उसके बाद में एग्जाम्पल हमने इसमें पढ़े ही हैं सारे कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स में। तो आई होप ये बहुत ईजी सा डिफरेंस है जो हमेशा पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ना, जैसे हमने पढ़ा कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, अब ये पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया हमने, एक पार्ट पढ़ लिया बजट का, रेवेन्यू बजट रिसीट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया जिसमें रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं हम बजट एक्सपेंडिचर। अब आज हम नेक्स्ट इसका पार्ट चलेंगे, दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। तो देखिए बच्चे, बजट एक्सपेंडिचर के भी क्या होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स। बजट एक्सपेंडिचर में भी 2 पार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, देयर विल बी 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसमें क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेकंड क्या होगा, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, और इसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब अगेन इनकी डेफिनेशन में हम कैसे बनाएंगे, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, लायबिलिटी एंड एसेट्स ही लेंगे, या एसेट्स और लायबिलिटी से बनाएंगे हम। देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटी,
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब अब पैसा जा रहा है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें बजट एक्सपेंडिचर, सबसे पहले डेफिनेशन बात करें किसकी, बजट एक्सपेंडिचर की, तो जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था बजट रिसीट्स। बजट रिसीट्स मतलब इट रेफर टू द रिसीट्स या वी कैन से सोर्स ऑफ इनकम, ऑल सोर्स ऑफ इनकम। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, बजट रिसीट्स को क्या बोलते हैं, ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। वैसे ही हम बजट एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, ऑल सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंडिचर होता है ना। अब इसके अंदर भी लायबिलिटी एसेट्स की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये लायबिलिटी एसेट्स दोनों क्या रहेगी में कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ भी कांस्टेंट थी और यहाँ भी कांस्टेंट रहेगी। तो मतलब यहाँ तो पैसा आ रहा था तब कांस्टेंट थी और यहाँ पैसा जा रहा है तो कांस्टेंट है। विच वन इज द गुड, दोनों में से कौन सा सही है, देखो दोनों में ये कांस्टेंट है, बट एक में पैसा आ रहा है तो कांस्टेंट है, एक में पैसा जा रहा है तो कांस्टेंट है। तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा सही लग रही है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स, तो इसलिए ज्यादा अच्छा कौन सा, रेवेन्यू रिसीट्स, क्योंकि पैसा आ रहा है, यहाँ पैसा जा रहा है, फिर भी आपकी क्या हो रही है, वैसे पैसा अगर आपको गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है तो क्या होना चाहिए था, गवर्नमेंट जब पैसा खर्च कर रही है तो या तो लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए या एसेट्स बढ़नी चाहिए, तब तो पॉजिटिव होता है। बट अगर पैसा आप खर्च भी कर रहे हो और उससे आपकी लाइबिलिटी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो क्या है, विच इज नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब आप कोई एग्जांपल बता सकते हो, जैसे यहाँ हमने क्लिक किया था कि रेवेन्यू रिसीट्स में मतलब पैसा आ रहा है बट ना लाइबिलिटी बढ़ रही ना एसेट्स, तो तुरंत हमारे दिमाग में एग्जांपल आ गया था कि ऐसा गवर्नमेंट का कौन सा रेवेन्यू जिससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी ना तो बढ़ रही हो ना एसेट्स कम हो, तो कौन सा आ गया था, टैक्स आ गया था। अब वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या एग्जाम्पल आ सकता है कि अगर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पैसा खर्च भी हो रहा है बट क्या नहीं हो रहा, लाइबिलिटीज कम नहीं हो रही और एसेट्स बढ़ नहीं रही। तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ढूंढो, एक ढूंढ लो कि जहां गवर्नमेंट खर्च कर रही है, पैसा तो खर्च कर रही है बट उससे लाइबिलिटी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो एक क्लासिकल एग्जांपल है, जहां यहाँ टैक्स था तो वहीं यहाँ एक क्लासिकल एग्जांपल आ गया, दैट इज सब्सिडी। एक ही एग्जांपल अगर हम देना चाहें, वैसे तो बहुत सारे हैं, तो सब्सिडी एक ऐसा एग्जांपल है कि जहां गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है बट उससे ना तो उसकी लाइबिलिटीज कम हो रही है और ना एसेट्स बढ़ रही है। तो अब आप चाहो तो डेफिनेशन दो तरीके से इसकी बना सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नो रिडक्शन इन लाइबिलिटी, ऐसे बना सकते हो एसेट्स लाइबिलिटी से, या फिर एग्जाम्पल से बनाना चाहो तो सब्सिडी। अब सब्सिडी के अंदर आप देख लो कि सब्सिडी गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा है जिससे ना, अगेन वही होता है कि सब्सिडी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है बट ना उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है ना एसेट्स बढ़ रही है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने सब्सिडी ले लिया, एक आ गया इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, जैसे गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया अपने लोन पे तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा वेजेज एंड सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा डिफेंस एक्सपेंडिचर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर हैं, तो ये सारे इसमें आ सकते हैं। तो देखिए एक बार थ्योरी से पढ़ लो आप इसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये देखिए बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, बजट एक्सपेंडिचर डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट ऑन द वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक, तो ऑल सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया। देन उसके बाद में या ऑल आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर, देन उसके बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मैंने डेफिनेशन बताई दी आपको, एग्जांपल इसके अंदर देखो सैलरी आ गया, पेंशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सब्सिडी आ गया, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, ये सब कुछ इसके अंदर इसके कंपोनेंट भी है और इसके एग्जांपल भी है। तो डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट दे रखे हैं, जस्ट रीड आउट नाउ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगेन हम यहाँ क्या लेंगे, लाइबिलिटी एंड एसेट्स लेंगे। तो इसके अंदर भी क्या होगा, दोनों इसमें क्या होगा, देखो एसेट्स बढ़ेगी और लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट क्या होगा, एसेट्स और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब यहां गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है
तो वो पैसा खर्च करने का रिजल्ट आ रहा है, आउटकम्स है, कैसे? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की या तो एसेट्स बढ़ रही है या लाइबिलिटीज। तो आप इसका एग्जांपल ढूंढिए कि गवर्नमेंट ऐसा कौन सा पैसा खर्च करती है जिसका रिफ्लेक्शन आता हो, जिसका कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट आ रहा हो, मतलब इन फॉर्म ऑफ या तो आपकी लाइबिलिटीज कम हो गई या फिर आपका एसेट्स बढ़ गया। तो इसमें देखो क्लासिकल एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगा, रीपेमेंट ऑफ लोन करेगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज कम हो जाएगी। तो पैसा गया बट कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटी को कम कर रहा है, बट यहाँ पैसा जा रहा है वो आपकी लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, उसको कम नहीं कर रहा है। दूसरा जैसे हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ रही है, डैम्स, पार्क, कुछ भी बना रहा है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पैसा जा रहा है बट उससे एसेट्स क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पैसा जा रहा था, एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा ग्रांटिंग द लोन, अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, तो किसी को लोन देना एसेट से, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था रिकवरी ऑफ लोन, जिसका उल्टा हो गया ये, लोन देना और लोन लेना। तो लोन किसी को देना आपकी एसेट से, क्योंकि हर महीने आपका उस पर इंटरेस्ट आता है, आपकी इनकम आती है, तो एसेट्स वही तो होता है जो आपकी इनकम को जनरेट करता हो। तो इसका मतलब एसेट्स की डेफिनेशन यही होती है कि जो आपकी इनकम जनरेट करे फ्यूचर में। तो डेफिनेटली किसी को लोन दे रहे हो, आपकी कैपिटल है, उससे आपको हर महीने इंटरेस्ट आता है, तो आपकी एसेट्स है। तो ये किसी को लोन देना आपकी एसेट्स होती है। तो ये सारे इसमें एग्जांपल्स हैं, तो थ्योरी पढ़ लीजिए। देखो ये मीनिंग आ गया कि एग्जांपल जैसे एक्सपेंडिचर एंड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, रूट्स बाय गवर्नमेंट हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गया बाय गवर्नमेंट, रिपेमेंट ऑफ लोन हो गया, लोन ग्रांट्स करना, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो दीज आर द एग्जाम्पल और ये डेफिनेशन है इसकी ना। अब अगेन यहाँ भी क्या है, डिफरेंस है। जैसे अभी अपने पहले डिफरेंस पढ़ा था किसमें, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, वैसे यहाँ भी डिफरेंस है। तो बेसिस सारे वही है, बस बेसिस वही रहेंगे क्योंकि डिफरेंस है, वही डिफरेंस जैसे हमने पढ़ा था, बेसिस सारे वही है, मीनिंग, नेचर, इफेक्ट, ऑब्जेक्टिव और एग्जाम्पल। बस वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बाय डेफिनेशन। तो देखो यहाँ डेफिनेशन का आ ही गया। नेचर में देखेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेगुलर एंड रिकरिंग, ये सेम ही डिफरेंस है। देन उसके बाद में इम्पैक्ट ऑन एसेट्स, ये भी सेम ही है कि ये एसेट्स और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होता है, यहाँ अफेक्टेड होता है। और ऑब्जेक्टिव, इट इज़ इनकर्ड फॉर द फॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। और इट इज़ इनकर्ड मेनली फॉर द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड, तो ये नेचर एक अलग है। देन एग्जाम्पल तो हम पढ़ ही चुके हैं, उसमें नेचर क्या था, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। यहाँ नेचर क्या है कि इट्स रिकरिंग इनकर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में आता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, रूटीन जो गवर्नमेंट का होता है ना, वो सारे खर्चे, वो मैक्सिमम खर्चे किस में आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और बाकी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो होते हैं वो सारे क्या आ जाते हैं, एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इस पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पर बेसिकली जो क्वेश्चंस, ये टॉपिक का सबसे मेन क्वेश्चन तो क्या बनता है कि आपके पास कैटेगराइज वाला क्वेश्चन आएगा इसमें। जैसे मान लो आपको कुछ आइटम्स दे दिए, कैटेगराइज फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गिविंग द रीजंस। तो गिविंग द रीजंस क्या होगा, इनके डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन चारों की बिल्कुल प्रॉपर समझ में आनी चाहिए आपको। अब देखो डेफिनेशन चारों की एक साथ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए उनका एग्जाम्पल याद रखोगे तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल से याद करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस होता है ना। तो एक तो ये आ सकता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू, ऑल फोर में से कोई सा भी आ सकता है, गिविंग द रीजंस। तो रीजन डेफिनेशन से आ जाएगा, उनको कैटेगराइज करना है। तो कैटेगराइज अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली कैटेगराइज कर लोगे कि ये रेवेन्यू रिसीट्स है या कैपिटल रिसीट्स है। तो वो डिपेंड करता है, बाय डेफिनेशन ही करता है कि अगर रेवेन्यू रिसीट्स है तो क्या होगा, मतलब पैसा आ रहा है, नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नो रिडक्शन। तो वो डेफिनेशन से पता लग जाएगा आपको, उसके मैं अपने कॉम्पोनेंट सारे पढ़ ही लिए, तो वही सारे एग्जाम्पल्स होंगे। ऐसे ही सबके अंतर हमने पढ़ लिया। तो ये क्वेश्चन तो ये। दूसरा जो इसमें क्वेश्चंस बनता है वो जैसे कई बार आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करिए, ठीक है ना, इनकी डेफिनेशन आ सकती है। तो ऐसे कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड जो ये इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे,
स्ट्रक्चर वाला पार्ट वो न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। तो इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स निकालना है तो या तो रेवेन्यू रिसीट्स डायरेक्ट दे रखा होगा न्यूमेरिकल में या उसके कंपोनेंट दे रखे होंगे, या बजट रिसीट्स डायरेक्ट दे रखा होगा या उसके कंपोनेंट, या बजट एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दे रखा होगा या उसके कंपोनेंट, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट दे रखा होगा या उसके कंपोनेंट। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल में ये बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी बच्चे का अच्छा होगा जिसको ये स्ट्रक्चर अच्छे से आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर आता है इसका मतलब आपको उसके सारे कंपोनेंट आते हैं, और जब कंपोनेंट आते हैं तो फिर आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, जो आगे हम इसका करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक पूरा ये फ्लो चार्ट हमेशा आपको बिल्कुल हमेशा याद होना चाहिए। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये पूरे फ्लो चार्ट की बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपने बना लिया ना एक साथ, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, माइंड मैप हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको हमेशा लाइव रहेगा। तो जब स्ट्रक्चर आपका रहेगा तो इसमें न्यूमेरिकल में तुरंत आप, जैसे मान लो आपको रेवेन्यू रिसीट्स पूरा नहीं दे रखा हो, बजट निकालने के रेवेन्यू रिसीट्स चाहिएगा, तो आप तुरंत आपको पता है क्या रेवेन्यू रिसीट्स नहीं दे रखा होगा तो मेरे को टैक्स दे रखा होगा या नॉन टैक्स। अगर आपको तो फिर अगर ये भी नहीं दे रखा होगा, मतलब इतना डिटेल में तो वैसे आता नहीं है, बट अगर आप भी गए तो आपको ये भी पता होगा कि टैक्स नहीं दे रखा तो फिर मेरे को क्या लेना है, नॉन टैक्स नहीं दे रखा तो मेरे को क्या लेना है। तो इसलिए ये फ्लो चार्ट बहुत एक साथ पूरा फ्लो चार्ट समझ में आना चाहिए। तो या आप इस तरीके से फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट्स पूरा नहीं दे रखा होगा तो फिर तुरंत आप देख लो कि इसके 3 कंपोनेंट होती है, तो तीनों देख के आप उसे टोटल करके निकाल लोगे ना। ऐसे ही फिर आगे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा होगा तो ये आइटम्स दे रखे होंगे इसके, या फिर आपको इसी तरीके से ये, तो ये इसलिए बजट में ये बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली फॉर द न्यूमेरिकल्स। आई होप इट्स क्लियर। ये पूरा फ्लो चार्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसको खुद बनाने की प्रैक्टिस करना, बट ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट बजट को हम 1 रुपीज़ के बिहाफ पे समझ के चलते हैं कि सपोज टोटल बजट जो गवर्नमेंट का है वो 1 रुपीज़ है। अब उस 1 रुपीज़ में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, तो ये पाई चार्ट से समझा रखा है। तो देखिए सबसे पहले बता रखा है कि रुपीज़ कम्स फ्रॉम, तो देखो इसमें आइटम दे रखे हैं, जो आगे कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट हम पढ़ेंगे उसमें आपको सारे आइटम डिस्कस करते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ बजट में, तो ये सारे आइटम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोरोइंग्स, बोरोइंग से कितना पैसा आता है, लाइबिलिटी 34%। सोचो आप, ये सही है क्या, सही नहीं है ना, क्योंकि बोरोइंग्स और लाइबिलिटीज तो कहीं ना कहीं आपकी बोरोइंग्स जो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ाती है, फ्यूचर में आपको पेमेंट करना, तो ज़्यादातर पैसा हमारी गवर्नमेंट यहाँ से लेती है। उसके अलावा नॉन टैक्स रिसीट्स और कस्टम ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विसेज, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज, इनकम टैक्स, मतलब बाकी सारा पार्ट है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट को छोड़ के, ये सारे नॉन टैक्स रिसीट्स और नॉन डेब्ट कैपिटल को छोड़ के, ये छोड़ के बाकी सारा टैक्स ही है। तो ये तो टैक्स से आता है पैसा, मतलब मेजोरिटी ऑफ सोर्सेज ये ऐड कर लो आप, 4%, 17%, 15%, 7% और 15%, ये आपके पूरे टैक्स आगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन सोर्सेज जो गवर्नमेंट का होता है वो टैक्सेस का होता है, और उसके बाद ये बोरोइंग्स होता है, और जो नॉन टैक्स पेमेंट होता है जो आगे हम पढ़ेंगे नॉन टैक्स क्या होता है और टैक्स क्या होता है, तो उसका जो है वो 6 और 2 8% होता है। तो ये गवर्नमेंट के सोर्सेज है कि कहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। तो ये जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना इसके कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो इनका सबको डिटेल में पढ़ेंगे, सारी डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ आइटम्स, कौन सा बेनिफिशियल है कौन सा नहीं है, वो सब समझ में आ जाएगा। अब पैसा कहाँ जाता है तो एक्सपेंडिचर में पढ़ेंगे पूरा। ये गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू, बाय डेफिनेशन गवर्नमेंट के 2 पार्ट करते हैं हम, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक जो रेवेन्यू होता है, और दूसरा एक्सपेंडिचर। तो अब एक्सपेंडिचर कहाँ होता है उसको भी 1 रुपीज़ में समझे। तो देखो ये आइटम्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट है, पेंशन है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सब्सिडीज है, डिफेंस है ना, ये सारे आइटम्स दे रखे किसमें कितना % खर्च होता है। तो सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होता है, देखिए 20% इस पे खर्च हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे। अब अगेन ये नेगेटिव है क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट को ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि उधर आपने देखा ना कि बोरोइंग भी ज़्यादा ले रही है। तो ये गवर्नमेंट की क्या दिखाती है, फाइनेंशियली इनडिसिप्लिननेस दिखाती है। कभी आ सकता है मतलब क्वेश्चन, तो हालांकि वैसे कम चांसेस है, बट फिर भी हम इसके रिस्क नहीं ले सकते। तो देखो सबसे पहला टॉपिक है, ये थ्योरी का टॉपिक है छोटा, तो डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है पूरा।
तो देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्लान नॉन प्लान क्या होगा। तो अगर इसको हम थोड़ा ब्रॉडली समझे तो मैं एक साथ ही समझा देता हूँ, फिर आप रीडिंग लगा लेना। हम इसको ऐसे समझते हैं, प्लान सबसे पहले लेते हैं प्लान और नॉन प्लान। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें हम, तो प्लान एक्सपेंडिचर मतलब एनी काइंड ऑफ, पहले अगर आप देखो, पहले आपको इससे स्टार्ट करना है प्लान नॉन प्लान से। तो प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्लान एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट प्लान करके करता है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बजट या 5 ईयर प्लान्स। तो गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट का बजट होता है वो 1 ईयर का जो होता है वो प्लान करके तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है कि यहाँ इतना खर्च करना है, यहाँ इतना, यहाँ इतना, और ऐसे ही 5 ईयर्स में। और जैसे गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर करती है जो प्लान करके करती है, कि जैसे डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट फॉर, तो वो सारा क्या होता है प्लान एक्सपेंडिचर। जिसके अंदर जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा होगा कि प्लान एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ऑन द प्रोग्राम डिटेल्ड इन द करंट 5 ईयर्स, या फिर 1 ईयर बजट भी हो सकता है। देन इसमें एग्जांपल्स एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए एलोकेशन, वो सारा डेवलपमेंट। प्लान्ड एक्सपेंडिचर शोज द एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अंडर द सेंट्रल प्लान्स, एंड ये सारे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं ना। अब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो रूटीन वर्क होते हैं गवर्नमेंट के। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब बेसिकली जिसको रूटीन वर्क भी बोलते हैं, कि गवर्नमेंट के जो रूटीन वर्क होते हैं उनको प्लान करने की जरूरत नहीं है, तो फिक्स ही होते हैं गवर्नमेंट के। या फिर जो अचानक आ गए कोई, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी या किसी वजह से अचानक आ गए जिसको हमने प्लान नहीं किया था, है ना, और इमरजेंसी आ गया। तो देखिए नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर अदर देन द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करंट 5 ईयर प्लान्स। तो जो प्रॉपर प्लान करके एलोकेट किया उसके अलावा जो भी खर्चा होता है, जो रूटीन है, जो ऑल ऑफ सडन आ गया हो, वो सारा इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन द डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज, ये सब कुछ क्या आ जाता है। और देखो लिखा हुआ इट इज इनकर्ड ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो पहले आपने देखा कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड क्या होता है। अब जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है उसी के हम चाहे तो 2 पार्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। देखो बेसिकली ये जो फ्लो चार्ट बनता है ना, अगर देखो अभी तो आपके सिलेबस में है नहीं इतना, नहीं, अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। फिर प्लान्ड के भी 2 होंगे, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट, फिर उसके भी डेवलपमेंट नॉन। तो ऐसे ये बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनता है। वैसे आगे अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ा, तो इसमें बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ब्रॉडली बांट करेंगे तो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड करेंगे, इसमें भी प्लान नॉन प्लान्ड। फिर प्लान्ड के भी 2 पार्ट होंगे, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट, फिर नॉन प्लान्ड के भी डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, बट हमारा इतना सिलेबस डिटेल में है नहीं। तो देखिए अब अगर मैं बात करूँ कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो वो डेवलपमेंट भी हो सकता है और नॉन डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर है क्या, व्हाट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो आपको बस क्या याद रखना है, इट रेफर टू एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड ऑन द प्रोग्राम डिटेल्ड, और इसमें क्या करना, एक्सपेंडिचर रेफर टू द एक्सपेंडिचर अदर देन द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करंट 5 ईयर प्लान। तो हम ये कह सकते हैं कि planned expenditure refer to the expenditure which is incurred during the 5 year plans या during the budget, ये बोल सकते हैं शॉर्ट में। और इसको other than this जो during the 5 years और या बजट के अलावा जो खर्चा होता है वो सारा ये होता है। क्लियर है क्या, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा कि द एक्सपेंडिचर विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट, द एक्सपेंडिचर विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, लाइक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो भी खर्चा किया। तो जो डायरेक्टली ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पर्टिकुलर सेक्टर पे हो गया, वो सारा गवर्नमेंट जो खर्चा करती है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्टली क्या करता हो, डेवलपमेंट और उसको हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता हो। तो जैसे इसके अंदर जो सोशल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर बेसिकली, वो सारे किस में आएंगे, जैसे इसमें आ गया जैसे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन प्रोडक्टिव नेचर, दिस इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, कलेक्शन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लोन, पेंशन। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो पार्ट है ना, वो मेजोरिटी इसी में कवर करता है। तो वो सारा जो खर्चा होता है वो क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। और जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर में भी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। कैसे, जैसे आपने प्लान किया
और उसके अंदर आपने खर्चा किया किस पे, एग्रीकल्चर और इन पे, और सेक्टर इन 5, तो वो तो क्या हो गया, डेवलपमेंट। और आपने प्लान करके जो खर्चा किया, लाइक आपको इतनी सब्सिडी देनी है, वो भी प्लान होती है। देखो बजट में सब्सिडी भी प्लान होती है, इंटरेस्ट पेमेंट भी प्लान होता है, इतना करना है इतना नहीं, वो भी हम प्लान करते हैं, कुछ पार्ट उसका, सारा नहीं करते। तो ये क्या है, इंटरेस्ट और ये सब्सिडी और ये दोनों में आ जाते हैं, प्लान में भी और नॉन प्लान में भी। तो कुछ प्लान करके करते हैं, वो सारा क्या होगा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जो नहीं प्लान करके करते हैं वो क्या होता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो इसी तरीके से आपने जो सब्सिडी की, कितनी सब्सिडी हमारे को देनी है इतना, तो वो क्या आ जाएगा, नॉन डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने प्लान किया है तो उसमें आ गया। और ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हो सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है और नॉन डेवलपमेंट भी हो सकता है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जैसे अचानक मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, अब आपको खर्चा करना पड़ रहा है उसको वापस रिकवर करने के लिए। तो अर्थक्वेक आया तो एक रिलीफ वर्क किया, तो वो तो क्या हो गया, नॉन डेवलपमेंट। और उसमें वापस आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड सारा वापस बना रहे हो, तो वो क्या हो गया, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो इसलिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, मतलब नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर डेवलप भी हो सकता है और नॉन डेवलप भी हो सकता है। जैसे रिलीफ वर्क नॉन डेवलप हो गया, और आपने वापस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और वो किया, तो वो क्या हो गया, प्लान्ड जो है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी हो गया। वैसे इस दोनों में भी हो सकता है। तो इस तरीके से, हालांकि हम इसको कनेक्शन मत करो आप, क्योंकि इसमें आपने कनेक्शन सिलेबस में दे ही नहीं रखा। आप तो बस सिंपल सा क्या करो, 4 डेफिनेशन और 4 एग्जाम्पल। तो अब इसकी डेफिनेशन करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने तो थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए आपको बता दिया, बाकी आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 4 डेफिनेशन 4 एग्जाम्पल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कोई भी 1 मार्क्स में कभी आ जाए तो हम रिस्क नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में जाके हम पढ़ रहे हैं। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, उनमें आपको बस मीनिंग और एग्जाम्पल करना है। वैसे ही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बस मीनिंग और एग्जाम्पल। तो इनकी मीनिंग के लिए अब इसमें तो क्या होगा, डायरेक्ट वर्ड याद रख लो, उसमें इनडायरेक्ट रख लो, उसके अंदर ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स या ड्यूरिंग द बजट, और वो विदाउट द 5 ईयर प्लान्स और वो। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट में इसके एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। यस और नो कर सकते हैं, 4 डेफिनेशन 4 एग्जाम्पल, यस और नो।